हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन, जहां पर मैं आपके लिए ग्रामर के कुछ टॉपिक को चुन कर लाता हूं और उसे एक अलग ढंग से, उसकी क्या बात है, उसमें कौन से रहस्य छिपे हुए हैं और आखिरकार कोई रूल जो बना है उसे बनाने के पीछे क्या रहस्य है, क्यों हम उसे अपनाते हैं, इन सारी चीजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता हूं। आपको लगता होगा कि इतनी खोजी प्रवृत्ति भाषा में क्या जरूरत है। तो देखिए, अंग्रेजी के लिए जो एक हवा है कि उसका एक रास्ता पहले से तय है, डिसाइडेड जो है पाथ है, उस पर आपको चलना है, वो रूल फॉलो करने हैं। यहां तक कि हमारे कुछ मेंटोर हैं, मैं नाम लेकर के नहीं कहूंगा और वो उचित भी नहीं है, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रट लो। देखिए, पढ़ने का उद्देश्य दो तरीके का होता है, एक पैसा छापने की मशीन बनना और दूसरा ज्ञानी बनना। अब कहिएगा सर ज्ञान से काम नहीं चलता है। चलता है बॉस, थोड़ा समय लगता है। अगर आपके पास नॉलेज भी हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप ऑलरेडी जॉब आपको मिलता है और आप एक बहुत जानकार इंसान हैं, तब आपकी जो है पूजा होती है। अदरवाइज आपको जॉब मिल जाए और आपको कुछ नहीं आता है तो गाहे बगाहे आपको ये सुनने के लिए मिल जाता है कि यार कोटा में आया है या फिर कोई पैरवी होगी या पता नहीं भूल चूक से पास हो गया। तो सिंपल सी बात समझिए कि मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज को रट लेते हैं तो उसके आंसर देने के समय में आपको उसी चीज को फॉलो करना पड़ता है। आप उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो अपने समझ का दरवाजा बंद कर दिया, आप रट लिए। मैं यहां पर यह कोशिश करता हूं कि आपको यह समझा दूं कि कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस सबऑर्डिनेट कब है या उसे कैसे लिख दिया जाए तो वो प्रिंसिपल है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो उसके साथ जो भी कंसेप्ट अप्लाई होगा आप आसानी से लगा पाएंगे, कभी भी आपको दुविधा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम हमेशा से ग्रामर के टॉपिक को लेकर के आते हैं और आपके सामने कंसेप्ट रखने की कोशिश करते हैं। मन में एक सवाल आता है कि क्या ये लंबे समय तक रहेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली यही रहेगा लंबे समय तक। बस एक काम आपको करना है कि जो उसके मेन पॉइंट्स है आप उसे नोट डाउन करो। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछो। मेरा तर्क कहीं पर लगे कि गड़बड़ हो गया तो आप उसके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाओ। एक वाद विवाद होना चाहिए वहां पर, तो और अच्छे से समझ में आएगा। पिछले दिन जो मैंने बात बताई थी, सबसे पहले जब इस सेशन की शुरुआत हुई तो वहां पर मैंने आपके लिए परिचय रखा, व्हाट इज क्लॉज, एंड उसके आधार पर फिर मैंने डिफरेंशिएट किया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में। हमने उसके लिए उपकरण पकड़े कि किस आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज फाइनाइट एंड विच वन इज नॉन फाइनाइट। फिर मैंने बताया कैटेगरीज ऑफ क्लॉज और उसमें मैंने प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की चर्चा की, उसे मैंने डिफाइन किया, एक असेसमेंट टेस्ट रखा। वहां पर हमने ये सीखा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि हम कैसे उसे पहचान सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आया होगा कि इसकी जरूरत क्या है ना, इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत की बात अगर कहते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो योर प्रिंसिपल क्लॉज इज कंप्लीट, इट गिव्स कंप्लीट सेंस। इन दैट कंटेक्स्ट यू कैन यूज योर प्रिंसिपल क्लॉज एज यू विश। आप जहां जहां इस्तेमाल करते हैं, करना चाहते हैं, जैसे करते हैं कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इट नीड्स अ प्रिंसिपल क्लॉज विद इट। मतलब है कि जब आप कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखेंगे तो उसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको लिखना पड़ेगा। और जब उसको साथ लिखेंगे तब जब ये पैकेज आया तो एक डील आएगी और तब बात होगा उसके कॉम्बिनेशन की। और कॉम्बिनेशन हम किस आधार पर देखते हैं? चूंकि हमने टेंस पढ़ा, उसके नॉर्म्स पढ़े, कंटीन्यूअस कहां इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कहां इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारे को लेकर के कि हम प्रिंसिपल क्लॉज में क्या इस्तेमाल करेंगे जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ एक पर्टिकुलर चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। वहां पर जो मैंने आपको बताया उन चीजों को एक बार मैं यहां पर दोहरा देता हूं, आप उसको देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, इसके कॉम्बिनेशन में मैंने आपको समझाया कि हम सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर यह समझाया कि हम क्यों करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, और इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कर रहे हैं।
कंडीशन हम वहां पर या उसमें जो फीलिंग्स है, जो उस लाइन में कहा जा रहा है, वो अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दे रहे हैं तो फिर एजम्पशन की जरूरत क्या है, फिर विल की जरूरत क्या है। इसीलिए हम उसे नॉर्मल करके रखते हैं कि अगर मैं जाता हूं, जब वह आएगा। हिंदी में हम बोलते हैं ऐसा, बट हमने विल क्यों रिमूव किया? क्योंकि विल का एक अलग मतलब है, इट इंडिकेट्स एजम्पशन, ये एजम्पशन को इंडिकेट करता है। तो अब जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं विल को। दैट्स वाई सिंपल। और मैंने इसमें आपके लिए बताया था कि हम इसमें जो है इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बताया था हम इसमें कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा मैंने बताया था कि हम इसमें परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तीनों के केस में मैंने इसके एग्जाम्पल के साथ भी एग्जाम्पल भी आपके लिए रखा। और इसमें मैंने कहा था कि इस साइड ऐसी परिस्थिति में हम फ्यूचर यानी कि आप सीधा सीधा समझिए कि विल का प्रयोग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एज गिवन जो दिया हुआ है उसका हम प्रेजेंट प्रयोग करते हैं। मतलब यह है कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड इस परिस्थिति में हम प्रयोग नहीं करेंगे, विल का पास्ट फॉर्म वुड या मे का पास्ट फॉर्म माइट, मतलब है कि कोई भी पास्ट फॉर्म हम इस परिस्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयोग नहीं करेंगे। यह मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर आपके प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है, यही करना ही है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, आप तीनों कर सकते हो। सिंपल कर सकते हो यानी कि इंडेफिनिट जिसे आप कहते हो, कंटीन्यूअस कर सकते हो और परफेक्ट कर सकते हो, और इस तरफ आपको विल यानी कि फ्यूचर का सिंपल या फिर मॉडल के साथ आप उसको रख सकते हो। फिर मैंने दूसरा बताया था इसी का एक परिस्थिति और थी कि अगर आप सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इस्तेमाल करते हो तो आपको प्रिंसिपल में भी प्रेजेंट इस्तेमाल करने की ऑथोरिटी दी जाती है। और इसके साथ एक कंडीशन था। कंडीशन यह था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में होने वाली घटना सबऑर्डिनेट क्लॉज में हुई घटना का फॉलोअर हो, मतलब उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाता हो। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर डोरबेल बजाते हैं तो कुत्ता भूकता है, गाड़ी रिवर्स करते हैं तो एक फनी नॉइज वहां पर वो निकालता है, उससे आवाज आती है, या फिर अगर हम आयरन को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने यह समझाया था कि अगर एक घटना दूसरे का फॉलोअर हो, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो, उसका रिजल्ट हो, उस परिस्थिति में हम दोनों तरफ जो है प्रेजेंट ही इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ भी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी और प्रिंसिपल क्लॉज में भी। आज के इस एपिसोड में हम यहां पर बात करेंगे इसके अगले कॉम्बिनेशन की और उसकी परिस्थितियां जानेंगे। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि इसके बचे हुए और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है और उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम यहां पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बचे हुए और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं और हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले फिर से वही, एक तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरी तरफ प्रिंसिपल क्लॉज। मैंने पहला बताया क्या कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम प्रेजेंट का सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऐसा करेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज में मुझे विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर हम कोई मॉडल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि वो मॉडल एक्सप्रेशन पास्ट वाला नहीं होना चाहिए। फिर मैंने दूसरा बताया कि हम इस तरफ यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ भी करेंगे। वो परिस्थिति तब होगी जब प्रिंसिपल क्लॉज की घटना फॉलो करता हो सबऑर्डिनेट क्लॉज की घटना का, या फिर कह सकते हो उसका वो परिणाम हो, वो ऐसा होता है, उस परिस्थिति में हम करते हैं। अब यहां पर जो कॉम्बिनेशन है कि हम इसमें पास्ट का प्रयोग करेंगे, इस तरफ जो है हम पास्ट का प्रयोग करेंगे और यहां पर जो मेरा हो जाएगा वो सिंपल सा है कि हम वुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट होगा और वुड का प्रयोग करेंगे। हम यहां पर आगे बात करेंगे कि क्या हम इसमें परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसमें कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। बट यहां पर जो है अभी फिलहाल इतना समझना है
कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस साइड जो उस परिस्थिति में मैंने विल बताया था उसको भी हम पास्ट कर देंगे। आप सिंपल सा समझिए कि इसको रिलेट करना, इसको याद रखना बड़ा ही आसान है कि हमने क्या किया कि पहले प्रेजेंट का प्रयोग किया, अब हम यहां पर पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदला यानी कि प्रेजेंट को पास्ट किया, प्रिंसिपल क्लॉज में भी मेरा जो विल था वो उसी का पास्ट वहां पर रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं इफ ही हैड लॉट्स ऑफ मनी ही वुड हेल्प द पुअर। अब देखिए कि इस एग्जाम्पल को देख करके आप आसानी से समझ गए कि हमने क्या किया। यहां पर ये दो हिस्सा बटा हुआ है, दिस वन इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड यहां जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट का इस्तेमाल किया और पास्ट के इस्तेमाल करने पर इस साइड हमने यहां पर वुड का प्रयोग किया। सीधा सा है कि आप ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट का प्रयोग करते हैं प्रिंसिपल में वुड का प्रयोग होता है। अब इसका सेंस समझिए कि यहां जो सेंस आ रहा है इसका मतलब है he doesn't have। इसका मतलब है कि इमेजिनेशन को इंडिकेट कराएगा। मतलब है कि इसका मतलब यह है, कह रहा है कि इफ he had lots of money, मतलब है नहीं है उसके पास, होता तो मदद करता। ये क्या कर रहा है कि ये अनरियल कंडीशन या फिर इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है। वैसे भी हम ये ध्यान रखते हैं कि वर्तमान समय में अगर किसी चीज की कमी खले तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। इस पर हम आगे विशेष बात करेंगे जब हम इमेजिनेशन की बात करेंगे। फिलहाल यहां यह समझना है कि इसमें जो है यहां आगे पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है कि जब हम ये कहते हैं कि इफ he had lots of money तो इसका मतलब है कि he doesn't have, मतलब है उसके पास नहीं है, या सीधा सा मीनिंग है उसके पास नहीं है, होता तो मदद करता। तो इसका मतलब ये जो पास्ट है ये क्या कर रहा है, अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन की वकालत कर रहा है। ये अनरियल कंडीशन को, इमेजिनेशन को यहां पर एस्टैब्लिश करता है और हम इस तरीके का सेंटेंस उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रहना चाहिए। समझ में आया ये बात? मैंने यहां पर क्या कहा कि इसका मतलब है कि उसके पास अभी नहीं है, सच में इसका सेंस वही है। तो ये इमेजिनेशन को एस्टैब्लिश करता है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम इधर कंटीन्यूअस का भी जो है सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर हम इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए कि अगर हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करें, मतलब अगर कुछ भी थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल हो, अगर कि अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर होटल में अगर रुकते हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा। जैसे इफ वी स्टेड इन अ होटल इट वुड बी एक्सपेंसिव। अब यहां पर मैंने इसका दूसरा, देखिए यहां पर भी मैंने क्या किया है, पास्ट ही इस्तेमाल किया है। यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम इस तरीके का सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर सीधा सीधा है कि भाई इसके पास नहीं है, ये अनरियल मतलब है कि इमेजिनेशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम जो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वाली, जो फ्यूचर में पॉसिबल हो, ऐसा घटना हो सकता है, ये होगा, उस तरीके के सेंटेंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है इस तरीके का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने यहां पर पास्ट ही यूज किया है। ये V2 है, इसके साथ यहां पर जो है हमने वुड का प्रयोग किया है। इसका सेंस क्या है कि ये अगर ऐसी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आप होटल में ठहरते हैं तो ये एक्सपेंसिव होगा। हम ये आगे आने वाले थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सीधा सा है कि इफ वी स्टेड इन अ होटल इट वुड बी एक्सपेंसिव। सीधा सा आप समझिए कि हम यहां पर क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम होटल में ठहरते हैं तो मतलब यह है कि सीधा सीधा आप इसे इस तरीके से, दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर हटा करके लिखता हूं, फिर मैं उसको यह करूंगा कि इफ यू लॉस्ट योर बुक यू वुड हैव टू
पे फॉर न्यू वन। सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर फिर देखिए कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने किताब, इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से इसमें आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी समझ में आती है। मैंने क्या लिखा कि इफ यू लॉस्ट योर बुक यू वुड हैव टू पे फॉर न्यू वन। मतलब है कि आप अगर किताब खो देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि खो दिया है, यह भी कहीं ना कहीं से अनरियल है। बट इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर है कि इसके साथ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है बट इसके साथ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो बात क्या आई? बात यहां पर यह आई कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट यानी कि नॉर्मल पास्ट, जहां पर कि हम हैज, हैव, हैड को नॉर्मल एक नाउन के साथ रखते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि इफ ही हैड लॉट्स ऑफ मनी। मैंने यहां पर कोई भी एक्शन इंडिकेट नहीं किया है, पोजीशन की बात यहां पर दर्शाने की है। तो एक साधारण पास्ट जो है, जो कि हम वर्ब टू बी से बना सकते हैं, वर्ब टू हैव से बना सकते हैं, मतलब जहां पर कि हम एक्शन स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं उस तरह के पास्ट को रखें तो इधर हम जो है वुड का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि हम पास्ट सिंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल, यहां पर जो हैज हैव से हमने हैड से बनाया है, ये इमेजिनेशन की बात करता है, और यहां पर ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब है कि ये इसका मतलब ये है भी, ये भी इमेजिनेशन है। सिंपल सी बात समझिए, जब हम कहते हैं इफ यू लॉस्ट योर बुक मतलब है खोए नहीं है। अगर खो देते इस तरीके का सेंस में तो क्या कह रहा है कि यू वुड हैव टू पे फॉर न्यू वन, तब वो कंडीशन वहां पर जो है थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी वहां पर एस्टैब्लिश होती है। तो इस कंडीशन में आप सीधा सीधा सेंस में समझाने के लिए इतनी बार आपको बोला कि ये कहीं ना कहीं से एक प्योर इमेजिनेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस में भी हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सीधा समझिए कि इससे जो बात निकल करके आई वो ये आया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप नॉर्मल पास्ट एक्शन के तौर पर V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरफ प्रिंसिपल क्लॉज में आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर देखते हैं कि क्या हम कंटीन्यूअस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंटीन्यूअस का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर SC में लिखा पास्ट, तो मैंने अभी बताया कि नॉर्मल पास्ट तो करेंगे ही करेंगे, और PC में मैंने क्या बताया कि सिंपल यूज कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या है कि कंटीन्यूअस भी यूज कर सकते हैं आप, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड आप जो रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल ले लीजिए कि इफ द सन वॉज शाइनिंग एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट। तो यह सिंपल सा देखिए कि हमने यहां एक कंटीन्यूअस का भी इस्तेमाल किया है। तो बात निकल करके यहां क्या आई सामने दूसरे पैटर्न में कि हम इस तरफ पास्ट के सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट के कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ वही रहेगा, वुड का प्रयोग हम करेंगे, जो कि हमने इस सेंटेंस में भी आपको दिखाया, और इससे पहले भी मैंने दिखाया कि इफ ही हैड लॉट्स ऑफ मनी ही वुड हेल्प द पुअर। दूसरा मैंने बताया कि इफ यू लॉस्ट योर बुक यू वुड हैव टू पे फॉर न्यू वन, वहां पर भी वुड का प्रयोग किया। तो बात जो यहां पर निकल करके आई कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि साधारण पोजीशन के लिए या किसी और चीज को निरूपित करता है, या फिर एक्शन में V2 यूज करते हैं, या फिर हम कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरफ जो है हम क्या कर सकते हैं? वुड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ एक सवाल और बनता है कि क्या हम प्रिंसिपल क्लॉज में मॉडल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वुड के साथ आप मॉडल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो पास्ट, मतलब है कि जैसे हमने विल का वुड रखा वैसे ही अगर हम चाहें तो कैन का कुड रखना पड़ेगा, मे का माइट रखना पड़ेगा। हम मे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ जो है पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से पहला कंडीशन जो मैंने बताया कि नॉर्मल हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा कि मॉडल एक्सप्रेशन में दूसरे मॉडल एक्सप्रेशन को भी रख सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। सीधा सा बात आप समझिए कि उसका फॉर्मेट हम पास्ट रखेंगे। चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल में देखिए कहते हैं इफ
we could roll the car down the hill, we might able to start it. अब यहां पर देखिए कि हमने क्या किया है कि ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमने यहां लिखा है कि इफ वी कुड रोल द कार डाउन द हिल। अब यहां पर आपको ये देख करके लग रहा होगा कि सर आपने कहा, मैंने क्या कहा कि पास्ट। इससे पहले भी मैंने आपको दर्शाया था कि आप मॉडल के साथ भी रख सकते हैं। पेयर सेंटेंसेस में भी मैंने आपको कहा था कि इधर अगर पास्ट है तो उस तरीके का जो है हम देख सकते हैं, उससे पुराना में हम हैड प्लस V3 रख सकते हैं। ये मैंने वहां पर भी आपको समझाया था। तो सिंपल सी बात है कि यहां हम मॉडल का एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि इफ वी कुड रोल द कार डाउन द हिल वी माइट बी एबल टू स्टार्ट इट। अब देखिए कि यहां हमने माइट का प्रयोग किया है, तो आप सीधी सी बात यहां आसानी से ये समझ गए होंगे कि हम इस तरफ यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक सिंपल पास्ट टाइम को इंडिकेट कराने वाला यानी हैड इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे, हम कर सकते हैं। उसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो पास्ट का सिंपल का प्रयोग करें यानी V2 का प्रयोग करें। चलिए एक बार मैं यहां पर समराइज करके लिख देता हूं ताकि पॉइंट आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत जरूरी है। हम इधर क्या करेंगे, तो साधारण में मैं लिखता हूं कि पास्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, V2 इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने लिखा, आप इसे पास्ट सिंपल लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसमें आप हैड कर सकते हो, कुड कर सकते हो, etc। समझने के लिए इतना समझ लो, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, तो इधर हम करेंगे वुड का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी एज गिवन है जो मैं लिखता हूं उसका पास्ट आपको करना है। और एज गिवन में क्या हो सकता है, तो कोई भी मॉडल एक्सप्रेशन होगा। इस तीनों पर मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। और पहले पॉइंट के साथ मिलाकर के देखें तो पहला पॉइंट जो मेरा था कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं तो मुझे प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इस्तेमाल करना है, या जो दिया हुआ मॉडल एक्सप्रेशन होगा उसका भी प्रेजेंट फॉर्मेट ही रखना है। उसमें मैंने यह बताया था कि सबऑर्डिनेट में कभी भी कोई भी जो है फ्यूचर का फॉर्मेट, तो इसीलिए इस साइड वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये पहले से ही कट जाता है। फिर जो दूसरी बात बताई थी कि इस साइड आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट करेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और कंडीशन था कि दोनों एक दूसरे को, मतलब दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज इसको फॉलो करता हो। अब अभी जो बात बताई उसमें मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम पास्ट रखेंगे, साधारण पास्ट जो कि पोजीशन को बताता हो, जो कि किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी को बताता हो, तो उसके साथ हम वुड का प्रयोग करेंगे, या फिर किसी मॉडल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहेंगे इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड, इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड। लेकिन इस साइड यानी सबऑर्डिनेट में हम वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही मना कर चुका हूं मैं कि विल का कोई भी फॉर्मेट सबऑर्डिनेट में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहां पर देखिए कि फिर इसमें मैंने कहा कि सिंपल पास्ट का सिंपल इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या बताएगा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो कि फ्यूचर में ऐसा है कि इफ वी स्टेड इन अ होटल इट वुड बी एक्सपेंसिव, इफ यू लॉस्ट योर बुक यू वुड हैव टू पे फॉर न्यू वन। यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर मैंने पास्ट कंटीन्यूअस के लिए बताया कि इफ द सन वाज शाइनिंग एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, तो हम कंटीन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात इसके तीसरे और आखिरी पैटर्न या फिर कॉम्बिनेशन, तो उसमें देखिए कि हम क्या यूज करते हैं। हम इस तरफ यूज करते हैं हैड प्लस V3, और इधर इस्तेमाल करते हैं वुड, या फिर अदर मॉडल एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर मॉडल एक्सप्रेशन प्लस हैव प्लस V3, यानी आप इसे परफेक्ट कह सकते हैं, जो कि आप टेंस में पढ़ चुके हैं।
तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आप हेड प्लस V3 करेंगे और ये जो है इधर आप वुड रखेंगे, या अदर मॉडल एक्सप्रेशन है। ध्यान रहना चाहिए कि अदर मॉडल एक्सप्रेशन भी पास्ट को इंडिकेट करने वाला होना चाहिए। आप कैन नहीं रख देंगे, आप जब भी रखेंगे कुड रखेंगे, माइट रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, और उसके साथ मुझे परफेक्ट का कॉम्बिनेशन यानी कि हैव प्लस V3। अब ये क्या बताता है? तो ये भी बताता है, ये बताता है कि पास्ट इमेजिनेशन, यहां पर पास्ट इमेजिनेशन, जैसे आप एग्जाम्पल में लिखते हैं कि इफ वी हैड सेलेक्टेड मोहन इन आवर टीम, वी वुड हैव वॉन द मैच। अब इसका क्या मतलब है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि वी लॉस्ट द मैच। सिंपल। यहां पर क्या है कि ये जैसे मैंने बताया अभी कि पास्ट अगर रखते हैं तो वो क्या है कि इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। इफ ही हैड लॉट्स ऑफ मनी दैट मींस ही डजंट हैव, उसके पास नहीं है। अब यहां पर देखिए कि ये पास्ट इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है। हम अगले दिन जब बात करने आएंगे ना असेसमेंट टेस्ट, आज भी मैं यहां पर लगा रहा हूं, एपिसोड के अंत में मिलेगा। अगले दिन जब हम आएंगे तब हम आपको इमेजिनेशन की बात समझाएंगे कि आखिरकार इमेजिनेशन में क्या ऐसी बात है, और इमेजिनेशन में हर जगह वर ही क्यों यूज करते हैं, वर वहां पर हेल्पिंग वर्ब के नियम को क्या तोड़ देता है। हम इस सब रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यहां हम एक बात समझ लीजिए कि इससे पहले जो हमने सिंपल मतलब सिर्फ पास्ट लगाया था, उसका पास्ट परफेक्ट नहीं लगाया था, वो क्या था? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी या फिर इमेजिनेशन को दर्शा रहा था। मेरा तीसरा और आखिरी पैटर्न जो यहां पर आया वो क्या आया कि हम हैड प्लस V3 का इस्तेमाल अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में करते हैं तो मुझे प्रिंसिपल में वुड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं तो अदर मॉडल एक्सप्रेशन, लेकिन उसका पास्ट फॉर्मेट और उसके साथ हैव प्लस V3 यानी कि परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह इंडिकेट कराएगा पास्ट इमेजिनेशन को। और जो सेंटेंस है इफ वी हैड सेलेक्टेड मोहन इन आवर टीम, मतलब है कि अगर मैंने मोहन को अपने टीम में, अगर हमने मोहन को अपने टीम में चुना होता, हम मैच जीत गए होते, मतलब हार गए। पास्ट इमेजिनेशन है ये। तो मतलब यह है कि सीधा सीधा इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश past imagination, if you write something imaginary that happened in past, you have to use this pattern। मतलब है कि कुछ घटना पास्ट में हुई बट आप उसको उलट इमेजिनरी सोच रहे हैं कि काश कि ऐसा मैंने किया होता तो ऐसा हो गया होता। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग फंस गए बाहर, वो अभी अगर फंसे हुए हों और नहीं कम्युनिकेशन हुआ और नहीं आ पाए तो वो कहते काश मैं उस समय पर पता चल गया होता या जान गया होता तो आज मैं घर पर होता। दैट मींस कि वो घर पर नहीं है। यहां पर भी वही एक्सप्रेशन आ रही है सामने से बात कि अगर हमने मोहन को अपने टीम में चुना होता तो मैच जीत गया होता। तो सिंपल सी बात है, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं सारे चीजों को, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल के सारे फॉर्मेट को एक साथ मैं यहां पर लिख देता हूं। आप उसे नोट डाउन करो और रिवीजन और सवाल बना करके उसे जहन में रखने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था? सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इधर मैंने कहा था प्रिंसिपल क्लॉज। इसका फॉर्मेट क्या है? 3 फॉर्मेट है मेरे पास। जो पहला है, हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि आप सिंपल कर सकते हो, फिर मैंने बताया आप कंटीन्यूअस कर सकते हो, फिर मैंने आपको बताया कि आप परफेक्ट कर सकते हो, फिर मैंने 1 के ए में बताया। चलिए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस साइड हमने यानी प्रिंसिपल क्लॉज में आपको बताया कि विल का प्रयोग करो या नहीं, तो जो मॉडल एक्सप्रेशन है या जो गिवन है, जो दिया हुआ है, जैसा भी एक्सप्रेशन है उसको आप प्रेजेंट में रखो, ये मैंने आपको बताया। फिर जो 1 का ए मैंने बताया, इसमें कहा कि आप प्रेजेंट को यूज कर सकते हो और इस साइड भी आप प्रेजेंट को यूज कर सकते हो। कब करेंगे? जब प्रिंसिपल क्लॉज की घटना सबऑर्डिनेट क्लॉज की घटना का रिजल्टेंट हो, परिणामी हो कि यह घटना हुई तो यह होता है। दैट मींस कि हम आयरन को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, कार को रिवर्स करते हैं तो फनी नॉइज आता है। तो यह बात मैंने बताई
ये आपका पहला पैटर्न हो गया। दूसरा जो पैटर्न है उसमें मैंने आपको बताया पास्ट। पास्ट के बाद एक नॉर्मल पास्ट है पोजीशन वाला, फिर मैंने बताया पास्ट सिंपल। देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैं यहां पास्ट कह रहा हूं दैट मींस हैड, और किसी भी मॉडल एक्सप्रेशन का पास्ट आप कुड यूज कर सकते हो। वुड इस साइड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले ही मना कर दिया है मैंने कि सबऑर्डिनेट में हम कभी भी विल या उसका कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर मैंने यहां पर इस दोनों की बात बताई, और इस साइड क्या बताया कि आपको वुड का प्रयोग करना है, या फिर जो आपका मॉडल एक्सप्रेशन है उसको हमें यहां पर पास्ट में रखना है। यह बात समझ में आई। फिर मैंने आपको तीसरा फॉर्मेट जो बताया वो क्या बताया, हैड प्लस V3, और इधर मैंने थोड़ा सा उसको जो है एलैबोरेट करने की कोशिश की कि मॉडल एक्सप्रेशन जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं वुड के अलावा, लेकिन वो पास्ट होना चाहिए। और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव प्लस V3, जिसे कि आप परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप इसका प्रयोग यहां पर साथ में कर सकते हैं, और इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने सबको समझाया है। एक्चुअली ये वाला जो है वो इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है, इसको आप कह सकते हो वर्तमान समय के लिए कह सकते हो, और ये जो है ये पास्ट इमेजिनेशन को इंडिकेट कराता है। इतना ध्यान रखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बैंकिंग एसएससी में पूछे जाने वाले एरर से आप मैक्सिमम सवाल 10 में से 3 बारी, 2 बार यानी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। आप इसको कभी भी काट नहीं सकते हैं। इस सवाल को जा बजा गाहे बगाहे आपसे मुलाकात हो जाएगी कि मतलब आप कभी भी सवाल बना रहे हो, एरर स्पॉटिंग कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, एंड दैट सिचुएशन आपको ये कॉम्बिनेशन जरूर दिखेगा। इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और सवाल को आसानी से सॉल्व कर देना है। उम्मीद करते हैं कि पिछले एपिसोड और आज के एपिसोड को मिलाकर के जो क्लॉज का कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कुछ है, कोई विवाद है, कुछ ऐसी बात है जो मुझे कहना चाहते हैं, जहां पर आपका संदेह रह गया है, आप कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। मैं उसका निदान लेकर के जरूर उपस्थित होऊंगा। यहां पर हम हमेशा से ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाद जो असेसमेंट टेस्ट आता है उसको चूके नहीं, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, और साथ ही जो मैंने कहा है प्रीवियस ईयर के 2-4 सेट मैं आप तक पहुंचा देता हूं, आप उसको बनाओ और फिर एक एक करके सिलसिलेवार जो है हम उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित होंगे। ये वैसे बच्चों के लिए है जो इस बार बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, विशेष करके फोकस्ड उनके लिए। जो बच्चे नहीं भी देंगे फिर भी उनका जो है CHSL है, स्टेनोग्राफी का एग्जाम है, और कहीं पर भी MBA की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप उसको बनाइए। नहीं बनता है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको इससे कुछ फायदा मिला, कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ कभी भी कोई मजाक मत करना, क्योंकि लाइफ कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। मैं देखता हूं, मैं अपने चैनल की रेटिंग जब देखता हूं, मैं जब वीडियो के व्यूज देखता हूं तो उससे मुझे पता चलता है कि आप कितने सीरियस। जैसे कि पिछले दिन का जो एपिसोड है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसको अमूमन लोगों ने सिर्फ 10 मिनट तक देखा है। अब क्यों ऐसा हुआ मैं आपको बताता हूं। क्योंकि शुरुआत के 10 मिनट में क्वेश्चन और आंसर है जो पिछले असेसमेंट टेस्ट का है, तो उसको आपने देखा, आंसर मिला लिया। बट उसके बाद जो मैंने पढ़ाया बंधु, वो कब पढ़ेंगे आप? जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, आगे आने वाले असेसमेंट टेस्ट में आपकी जो परेशानी है वो कम नहीं होगी। तो मेरे तरफ से मैं हमेशा ये प्रयास करता रहूंगा कि आपको कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से एक ऐसी पकड़ इंग्लिश पर करवा दूं ताकि आप आसानी से जब कभी भी सवाल बनाओ तो आपको क्वालिफाई करने से कोई ना रोक पाए। लेकिन इसमें आपका सहयोग, आपका साथ और आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, साथ ही यह ख्याल रखें कि एग्जाम तो होना है। जीवन में परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, चाहे आज करो या 6 महीने या साल भर या 2 साल के बाद करो, तो पहले से ही तैयारी क्यों ना करें।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस मैसेज को समझेंगे और मन लगा करके अपने जीवन, अपने करियर के लिए तैयारी करेंगे। बाकी घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। और हाँ, एक और चीज, पढ़ाई को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। आपके लाइफ में 100 कठिनाइयां हो सकती है, बट वो कठिनाई आपकी पढ़ाई की वजह से नहीं है। तो जिस वजह से है आप उससे दूर हटिए। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपके लाइफ में सरलता, सरस, लग्जरी, हैप्पीनेस ये सब लेकर आता है और ये मृत्यु तक आपका साथ निभाता है। चाहे इस दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको छोड़कर चला जाए, ये कभी भी छोड़कर नहीं जाता है जब तक आप पहले इसे नहीं छोड़ते हैं। तो लगे रहिए, मेहनत करिए और उम्मीद करते हैं कि सफलता आपकी होगी। अगले दिन यहां से फिर एक नए और रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।